गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, ये जो अपनी डिफरेंसेस की सीरीज चल रही है, इसमें अपनों ने बी एन एस को कवर किया है, बी एन एस एस को भी कवर किया है। अब हम इसमें एविडेंस कर रहे हैं। देखो, एविडेंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एविडेंस में इतने टिपिकल वर्ड यूज किए होते हैं, स्पेशली हिंदी लोग, हिंदी मीडियम वालों के लिए। देखो, लेकिन उन वर्ड का जब हम मतलब समझ जाते हैं, देन वो वर्ड हमें क्लियर हो जाते हैं। अब जैसे एक वर्ड पढ़ते हैं हम, संस्वीकृति। संस्वीकृति जब हम पढ़ते हैं तो हमें नहीं समझ आता कि एक्चुअली ये है क्या। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया कि अभियुक्त द्वारा अपराध को स्वीकार करना, इट मींस कि ये कन्फेशन है। तो जब हिंदी मीडियम वालों के लिए ये चीज अच्छी है कि जब उसका मतलब पता चल जाता है, देन हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो तरीके के डिफरेंस बताए थे। एक बताया था एडमिशन और कन्फेशन को लेके, एक बताया था जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को लेके। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कन्फेशन और डाइन डिक्लेरेशन। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों का सेपरेट 10 से 15 नंबर का मेंस का क्वेश्चन भी बनता है और दोनों में डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। तो आज हम कन्फेशन और डाइन डिक्लेरेशन के बारे में कुछ बातें देखने वाले हैं। उससे पहले, जो हमने 50,000 सेलिब्रेशन बैच स्टार्ट किया था, उसके एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। 25 सीट्स का हमारा टारगेट था। जो स्टूडेंट रह चुके हो, मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगी। इसके बाद जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारा टारगेट 1 लाख का है इसमें हम आप इससे भी बड़ा ऑफर चलाने वाले हैं। तो आप सभी ही हमें सपोर्ट करने वाले हैं, तो फटाफट अब हम जंप करेंगे 1 लाख पे। तो जो स्टूडेंट रह चुके हैं, तब उनको फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पर दी जाएगी। देखो, ये जो बैच स्टार्ट किया जा रहा है, ये बैच जो होगा वो अपना जुडिशरी लेवल का होगा। 22 दिसंबर को अपना एआईबी का एग्जाम है। देन ये क्लासेस अपने 24 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, इवनिंग में 6 बजे से 9 बजे तक। 3 घंटे 3 क्लास पढ़ेंगे, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएससी। ये 3 घंटे अपनी क्लास रहेगी। जुडिशरी लेवल तक पढ़ेंगे, नोट्स भी इसमें इंक्लूड रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड रहने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, ये जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, डाइन डिक्लेरेशन और कन्फेशन। कन्फेशन की अगर आपने पहले की दोनों वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, डिटेल में मैंने वहां कन्फेशन बता रखा है। यहाँ पे हम सिर्फ 1 मिनट का रिवीजन लेते हुए देन चलेंगे अपने डाइन डिक्लेरेशन पे। कन्फेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल मैटर में होती है, आपराधिक मामलों में होती है। कौन करता है? एक्यूज्ड करता है। कोर्ट इसको कब एक्सेप्ट करते हैं? जब ये वॉलेंटियरली और फ्री तरीके से की होती है, मतलब स्वतंत्र या स्वेच्छा से की होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो कन्फेशन कर रहा है, अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी के दबाव में आके कर रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? उस कन्फेशन से डिनाई भी कर सकता है कि मैं इस कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप किसी दबाव में आके, उत्प्रेरणा में आके ये कन्फेशन कर रहे हो। तो कन्फेशन का मतलब होता है जब अभियुक्त के ऊपर कोई आरोप होता है और वो अपने आरोप को स्वीकार करता है, तो इसे हम कन्फेशन या संस्वीकृति बोलते हैं। अब बात करते हैं डाइन डिक्लेरेशन। देखो, डाइन डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन जिसे अपने बोलते हैं। पहली बात, इस डाइन डिक्लेरेशन के बारे में हम एविडेंस एक्ट, अगर मैं 2023 की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं नए एविडेंस एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 26 में पढ़ते हैं, और अगर मैं पुराने एविडेंस एक्ट 1872 की बात करूं तो सेक्शन 32 में पढ़ते हैं। क्योंकि अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं दिसंबर में या जनवरी में, वहां पे दोनों से पूछे जा सकते हैं, तो दोनों सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रखो। और इसके अलावा इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले जो डाइन डिक्लेरेशन था वो 32 में था, अब नए एक्ट में कौन से में, तो इसलिए हमें दोनों सेक्शंस को एक बार साथ में लेके चलना है। अब देखो, बात करते हैं कि डाइन डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन हम धारा 26 के सबसेक्शन 1 में पढ़ते हैं। मृत्युकालिक कथन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई अपराध हुआ है, मतलब जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, अगर जब वो अपने मरने के टाइम पे बैठा होता है। अब देखो, यहाँ पे मैं बात कह रही हूं कि मरने के टाइम पे, इसका मतलब कि वो ऐसी कमजोर स्थिति में बैठा होता है, अब उसे नहीं पता कि वो मरने वाला है या नहीं मरने वाला, या जिसको वो स्टेटमेंट बता रहा है, जिसको वो अपनी बातें बता रहा है, उसको भी नहीं पता कि वो मरने वाला है या नहीं मरने वाला। अब किसी व्यक्ति ने ऐसे स्टेटमेंट बताए जिसके लिए उसे लॉस हुआ था, जिसकी वजह से वो इस स्थिति में था, तो
अगर वो स्टेटमेंट करके मर गया तो वो स्टेटमेंट होते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन। लेकिन जिसने वो स्टेटमेंट किए कि मैं इस स्थिति में इस पर्सन की वजह से पड़ा हूं, इस पर्सन की वजह से मैं आज ये सिचुएशन में हूं, इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, उसने वो स्टेटमेंट कहे लेकिन वो मरा नहीं। अगर मर गया तो डाइंग डिक्लेरेशन, लेकिन मरा नहीं तो वो स्टेटमेंट सम पोषक साक्ष्य में यूज होते हैं, कोरोगेटिव एविडेंस में यूज होते हैं। मतलब हम उन स्टेटमेंट की बाकी एविडेंस में हेल्प ले सकते हैं, केसेस में हेल्प ले सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कुछ स्टेटमेंट करके मर जाता है तो उसके स्टेटमेंट हम यूज करते हैं किसमें, एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में आज मैं इस क्लास में आपको सेक्शन 26 का क्लोज 1 ही बताने वाली हूँ, क्योंकि क्लोज 1 में ही हम डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ते हैं। देखो क्या कहा, सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन। अब डाइंग डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट है वो रिटन में भी हो सकते हैं, वो ओरल भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। और यहां से हमारा एक प्री का क्वेश्चन आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन लिखित होते हैं या मौखिक होते हैं या दोनों होते हैं, दोनों ही नहीं होते। तो आपको आंसर करना है कि लिखित और मौखिक दोनों तरीके के ये स्टेटमेंट होते हैं। अब सुसंगत तथ्यों के मतलब जो रेलेवेंट फैक्ट है उसके बारे में लिखित या मौखिक कथन, कोई स्टेटमेंट कहना जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए थे। अब ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे, इसका मतलब वो व्यक्ति कौन से है, जो मर गया है। मतलब उसने स्टेटमेंट किए और वो मर गया, या वो मिल नहीं सकता, मतलब उसने एक बार स्टेटमेंट करके एक बार बात बता दी, उसके बाद वो लापता ही हो गया, अब वो हमें मिल ही नहीं रहा, हमने बहुत जांच कर ली। थर्ड कहते हैं साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। पहले तो उसने ऐसी बात बता दी लेकिन अब वो एविडेंस देने के लिए कैपेबल ही नहीं है। मान लो कोई बीमार हो चुका है, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर हम उसे कोर्ट में नहीं बुला सकते, उसकी हाजिरी विलंब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। मतलब अगर हमने उसे कोर्ट में बुलाया तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, देरी हो जाएगी, या अगर हमने उसे कोर्ट में बुलाया तो बहुत ज्यादा खर्चा आ सकता है। इसलिए अगर ये कंडीशन, ये 4 कंडीशन या 5 कंडीशन हमारे पास है, तब हम ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जो मर गया है मतलब मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या उसकी हाजिरी विलंब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती या प्राप्त नहीं की जा सकती, निम्नलिखित दशाओं में सुसंगत है। इस तरीके की बैरेक में लैंग्वेज दे रखी है, लास्ट में मैं पूरा आपको ये डायग्राम दिखाऊंगी, उस तरीके से ही आप अपने नोट्स में लिखना। निम्नलिखित दशाओं में सुसंगत है। पहला हमारी दशा कौन सी है, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, मृत्युकालिक कथन के बारे में। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज वापस बताती हूँ, फिर से एक बार इस चीज को लेके चलते हैं कि जब कोई रेलेवेंट फैक्ट के ऐसे स्टेटमेंट जो रिटन में भी हो सकते हैं, जो ओरल भी हो सकते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जो मर गया है, मिल नहीं सकता, लापता हो गया है, साक्ष्य देने के लिए कैपेबल नहीं रहा, या उसको बुलाया तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा या खर्चा आ जाएगा, तब निम्नलिखित दशाओं में स्टेटमेंट सुसंगत है। कब, जब वह कथन अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताता है, कि जब ऐसा पर्सन जब ये बताता है कि मेरी ये हालत उस फलाने व्यक्ति ने की थी, तब वह कथन अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताता है, या ऐसी समव्यवहार जो ट्रांजैक्शंस होती है, अलग अलग समव्यवहार होते हैं, उसकी परिस्थिति या स्थिति के बारे में किया हुआ है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहलाते हैं। और एक लाइन में कहूं तो जिस व्यक्ति ने अपनी हालत के बारे में जो बातें बताई है, उसके बाद वो मर गया, तो जो बातें उसने बताई है वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज हो सकती है। तो दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कन्फेशन और एक पढ़ते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। दोनों ही चीजें, चाहे कन्फेशन ले लो वो भी वही व्यक्ति कर रहा है जिसने अपराध किया है, जो डाइंग डिक्लेरेशन है जिसके साथ नुकसान हुआ है, जिसको किसी तरीके की लॉस हुई है, वो क्या कर रहा है, डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कर रहा है।
ये तो हमें बताता है सेक्शन 26 का क्लोज 1। अब आप सेक्शन 26 के क्लोज ए के बाद बी सी डी ई एफ ये स्टेटमेंट देखोगे तो वो भी हमें ये बताता है कि जब कोई स्टेटमेंट ऐसे हैं जो रूढ़ी के बारे में कहे गए हैं, बिजनेस के बारे में कहे गए हैं, जनरल अनुक्रम में कहे गए हैं, तब वो पर्सन मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने के लिए कैपेबल नहीं है, हाजिरी अव्यय के बिना उपाप नहीं कर सकते, देन उनके स्टेटमेंट भी हम क्या करते हैं, इसी सेक्शन 26 में वैलिड ठहराते या रेलेवेंट माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये हमारी कन्फेशन है या डाइंग डिक्लेरेशन है, इसके बारे में कुछ डिफरेंसेस। देखो ये क्वेश्चन जो है ये सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन में अंतर बताइए। अब देखो एक चीज बता देती हूँ, अगर आपसे 3 से 4 नंबर का पूछ रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन और कन्फेशन में क्या अंतर है, देन आप डायरेक्ट डिफरेंसेस बता दीजिए। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे हैं लमसम 7 से 10 नंबर के बीच आपसे पूछ रहे हैं कि मृत्युकालिक कथन और संस्वीकृति में अंतर बताइए, देन आपको पहले कन्फेशन बताना है, देन डाइंग डिक्लेरेशन बताना है, उसके बाद आपको डिफरेंसेस के पॉइंट पे जाना है। तो हमारी आंसर राइटिंग हमेशा हमारे नंबर्स पे डिपेंड करती है। 2 नंबर में भी कन्फेशन पूछ सकता है, 2 नंबर में भी डाइंग डिक्लेरेशन पूछ सकता है, या 10 नंबर में भी डाइंग डिक्लेरेशन पूछ सकता है। तो आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी होती है, चाहे क्वेश्चन 2 नंबर का है या 15 नंबर का है या 20 नंबर का है, ये सारी चीजें हम अपनी पेड क्लासेस एमडीलो क्लासेस में सिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि एमडीलो क्लासेस को ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको यूट्यूब पे बता रही हूँ सिर्फ 30 से 40% ही बता रही हूँ, एकदम सही सुन रहे हो आप, 30 से 40% ही बता रही हूँ। इसके अलावा जो बाकी का 60% मैटर है वो अपनी पेड क्लासेस है, उसके लिए उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं कि ये जो कन्फेशन है या डाइंग डिक्लेरेशन है, कन्फेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है CONF कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन को मैंने लिखा है DD। तो आप समझ जाना, एग्जाम में आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, लेकिन मैं टीचर हूं तो मैं लिख सकती हूँ, एग्जाम में हमको डिटेल में ही बताना है। देखो कन्फेशन के बारे में BSA की धारा 22 से 24 में चर्चा की गई है, क्योंकि मैंने जब आपको कन्फेशन और एडमिशन में डिफरेंस बताए थे तो एडमिशन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें एविडेंस एक्ट में दी है, लेकिन कन्फेशन की नहीं दी, लेकिन प्रोविजन के बारे में तो जिक्र किया है। तो चर्चा की गई है कहां पर, 22 से 24 में कन्फेशन की, और डाइंग डिक्लेरेशन की चर्चा की गई है BSA में सेक्शन 26 के क्लोज 1 में। तो पहला डिफरेंस हमारा सेक्शन को लेके हुआ। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड डिफरेंस, कन्फेशन कथन कर्ता के मौखिक या लिखित कथन है जो स्वयं द्वारा किए गए अपराध के संबंध में है, क्योंकि ये जो कन्फेशन के स्टेटमेंट किए जा रहे हैं, कथन कर्ता मतलब जो बात कह रहा है, स्टेटमेंट करने वाला मौखिक या लिखित रूप में दे सकता है, जो कि स्वयं द्वारा मतलब जिसने अपराध किया है उसके द्वारा किए गए अपराध के संबंध में है। जबकि डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे व्यक्ति का कथन है जो मर गया है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन तभी माना जाएगा जब उसने स्टेटमेंट किए और वो मर गया, तभी उन स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट की और वो नहीं मरा, देन वो हमारा संपोषक साक्ष्य में जाता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो मर गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कन्फेशन कथन कर्ता को फंसाती है, कि कथन कर्ता कौन, जो अपराध किए, जो अपने बारे में ही क्या कह रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, अपने अगेंस्ट एविडेंस दे रहे हैं, तो ये सिर्फ उसी को फंसाती है जो बात कह रहा है। जबकि डाइंग डिक्लेरेशन में दूसरा व्यक्ति फंसता है, क्योंकि जिसके साथ जो अपराध हुआ है वो पर्सन स्टेटमेंट कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपराध किए। तो यहाँ पे कन्फेशन करने वाला व्यक्ति स्वयं फंसता है, डाइंग डिक्लेरेशन में दूसरा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति फंसता है। उसके बाद बात करते हैं, यदि कन्फेशन स्वतंत्र या स्वैच्छिक है तो उस पर दोष सिद्धि की जा सकती है। जब भी कोई एक्यूज्ड कन्फेशन करता है तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, कन्विक्शन कर सकते हैं, दोष सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन दोष सिद्धि का आधार नहीं बन सकती है, इस पे
में तो हम किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकते हैं, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अदर एविडेंस की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं कन्फेशन पुलिस ऑफिसर से करने पर ग्राह्य नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कन्फेशन तभी वैलिड कन्फेशन है जब आप कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने करते हो, वो ही जुडिशियल कन्फेशन मानी जाती है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के सामने करते हो, किसी अदर पर्सन के सामने करते हो, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होती है। नेक्स्ट कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस ऑफिसर से की जा सकती है और वह ग्राह्य होती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट कर रहा है पर्सन, वो किसी अदर पर्सन के सामने ही कर रहा है, तो चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो तब भी एडमिशेबल होगी, कोई अदर पर्सन हो तब भी एडमिशेबल होगी, लेकिन कन्फेशन पुलिस ऑफिसर से करने पर एडमिट नहीं होती है। तो ये हमारे एडमिशन और कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन को लेके कुछ एक डिफरेंसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो भी आप सभी वीडियो देख रहे हो, इससे पहले अगर आपने कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन नहीं पढ़ा है डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब जो मैंने आपको क्लास में कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन बताया है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैडम हमने स्टार्टिंग का पढ़ा नहीं है, तो बीच का हमें कैसे समझ आएगा? देखो, लॉ में यही प्लस पॉइंट होता है, आप स्टार्टिंग का पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ये प्लस पॉइंट होती है। भले ही हमने बेयर एक्ट का एज इट इज कन्फेशन या डाइंग डिक्लेरेशन नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस या कंसेप्ट समझने के बाद आपको चीज क्लियर हुई है नहीं हुई है? देखो, जो भी देख रहे हो कमेंट जरूर करना है, कमेंट में जरूर बताना है। तो ये आज की हमारी क्लास जो थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन को लेके। एविडेंस एक्ट में नेक्स्ट डिफरेंस आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो, कौन से पॉइंट पे चाहते हो, उसके लिए भी आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज आपका एक पॉजिटिव कमेंट हमें यहाँ तक मोटिवेट कर रहा है कि हम आपके लिए एमडी लॉ क्लासेस के कुछ सेलिब्रेशन ऑफर भी लेके आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं। तो आपका एक कमेंट आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आ सकता है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।